सो लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं पेमेंट के। Give me a minute. क्या आप पूरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके गुड। हमने आज जब अपने लेक्चर को स्टार्ट किया था, सो बेसिकली हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया इम्पेयरमेंट को। जब हमने आज पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारा इम्पेयरमेंट का थ्रू आउट ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर उसके बाद मैंने आपको सिंपली बता दिया कि आई-16 पे अप्लाई होता है। यहाँ पे वो बता रहा है कि ये किन किन स्टैंडर्ड्स पे अप्लाई नहीं होता। तो जहाँ जहाँ ये अप्लाई नहीं होता, वैसे भी आपके कोर्स में टेस्ट नहीं किया जाता। जहाँ ये अप्लाई होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसने बताया कि ये रिकवरेबल अमाउंट की डेफिनेशन क्या है। तो हमने कहा कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट क्या है, हायर ऑफ होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज के। फिर स्टैंडर्ड ने एक्सप्लेन किया कि जी फेयर वैल्यू क्या होती है। सो फेयर वैल्यू वो कीमत होती है दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और पे टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट मेजरिंग डेट। व्हाट इज फेयर वैल्यू? कि आज के दिन अगर मैं अपना कोई एसेट बेचता हूं, हम एसेट के एंगल से फेयर वैल्यू पढ़ेंगे फिलहाल, लायबिलिटी के एंगल से नहीं पढ़ने वाले। एसेट के लिए फेयर वैल्यू क्या है? ये वो कीमत है कि आज अगर मेरा एसेट मार्केट में ले जाकर आम ट्रांजैक्शन आम तौर पर बेचा जाए तो कितने अमाउंट फेच करेगा, दैट इज फेयर वैल्यू। वैल्यू इन यूज क्या है कि भाई अगर इस एसेट को हम बेचने की बजाय खुद इस्तेमाल करें तो इससे जो फ्यूचर में कैश फ्लोज आएंगी इस्तेमाल करने से, इंक्लूडिंग कि फ्यूचर में डिस्पोज ऑफ जो हो जाएगा, उन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है भाई? इज एन अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट इज एक्सीड कैरिंग रिकवरेबल अमाउंट। अगर कैरिंग अमाउंट बड़ी है, रिकवरेबल अमाउंट छोटी है, तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होता है। सारी चीजें हम देख चुके हैं। फिर इंडिकेटर्स के ऊपर बात की गई। सुबह ही हमने एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर तमाम देख लिए। ये वही इंडिकेटर्स हैं जिन्हें दोबारा डिस्कस किया गया है। हम ऑलरेडी इन चार के चार इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स को देख चुके हैं। फिर इसके बाद किताब बात करती है कि मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट। तो उसमें पहले आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को कैलकुलेट करना सिखाते हैं, फिर वैल्यू इन यूज को। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी आज मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दी कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब बात हो रही है हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू इन यूज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहता हूं कि वैल्यू इन यूज बेसिकली है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। कैश फ्लो लिटरली मीन्स कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा। इसमें रिसीवेबल्स, पेबल्स, एक्रूअल्स, डेप्रिसिएशन, इनकी कोई गुंजाइश नहीं होती। इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 5 साल किसी एसेट को यूज करना है, सो उससे कितना पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम उससे कितनी सेल जनरेट करेंगे, 100 रुपए की, फिर 120 की, 130 की, 150 की, 180 की। अब इस सेल को जनरेट करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ा? 80, 90, 110, 120 और 140। फिर ये आपकी नेट कैश फ्लो आई। दैट इज 20, 30, 20, 30, 40। इवन फिर आप इसमें रेसिड्यूअल वैल्यू भी डाल देते हैं कि जी जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, अगर एक एसेट के सिर्फ 5 साल की कैश फ्लो आनी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसकी यूजफुल लाइफ ही 5 ईयर्स होगी ना। जब हम कहते हैं कि जी एसेट से 5 साल की कैश फ्लो आनी है, देखिए कितने साल की कैश फ्लो आएगी, इट डिपेंड्स ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जितनी एसेट यूजफुल लाइफ होगी उतने साल की कैश फ्लो होगी।
हम इज्यूम कर लेते 5 साल के आखिर में इस एसेट जाके 15 रुपए का बिक जाना था, तो बेटा मेरी कैश फ्लो हो जाएगी 20, 30, 20, 30 और 55। इवन इसको भी कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका डिस्काउंट फैक्टर 10 है तो आपने सबको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आना है, डिवाइड बाय 1.1, 30 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 2, 20 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 3, 30 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 4 एंड 55 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 5। इन सबको एड अप कर लेना है, जो भी कीमत आएगी उसे क्या कहेंगे, वैल्यू इन यूज। इवन डिस्पोजल प्रोसीड्स को भी हम ले लेते हैं। क्या ये बात समझ आती है? एंड कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। कहते हैं जी वैल्यू इन यूज रिप्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम यूज ऑफ एसेट। एसेट को इस्तेमाल करने से क्या पैसा हमें आने वाला है। सेल करेंगे ना, एसेट को यूज करेंगे, उससे कोई प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा तो कल को सेल होगा, सेल होगी तो सेल फ्लो आएगा। डिस्काउंटेड यानी उसे प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है किसी सुटेबल रेट पे या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या चीजें होती हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सुटेबल डिस्काउंट रेट। नॉर्मली हम गवर्नमेंट के ना गवर्नमेंट बॉन्ड रेट्स ले लेते हैं। ये वो आपका काइबोर्ड टाइप की एक चीज होती है, ये आपके सिलेबस का ऐसा नहीं, आपको तो इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। सॉरी, पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हमें कैपिटल कितनी कॉस्ट पड़ता है, ये आप इंशाल्लाह बीएफडी में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज। कुछ चीजों को हमने ध्यान से रखना है कि जब भी हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमने किन फैक्टर्स को सामने रखना है। एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ एंटिटी एक्सपेक्टेड टू डिराइव फ्रॉम एसेट, यानी कि जब आप एसेट को यूज करेंगे तो इससे फ्यूचर में आपको क्या पैसा मिलने वाला है। एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन अमाउंट और टाइमिंग ऑफ दोस कैश फ्लो। आपने हमेशा ये देखना है कि क्या हर साल इक्वल मिलेगी या हर साल डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लो मिलेगी, उसकी टाइमिंग को भी देखना है। आप सब क्यूएम पढ़ के आए हैं, आपको पता है कि टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई? जितना पैसा जल्दी मिले उतना अच्छा होता है, जितना लेट मिले उतना अच्छा होता है। जितना पैसा जल्दी मिलता है उतना अच्छा होता है, जितना लेट मिले उतना अच्छा होता है। जल्दी क्यों? प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर आ गया, तो हमने टाइमिंग को भी गौर से रखना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका क्या मतलब हुआ कि जी एसेट को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएगा। प्राइस फॉर बेरिंग अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप कैश फ्लोज को फोरकास्ट कर रहे होते हैं, देखिए ये कैश फ्लो जब बन रही होगी तो मैं ईयर 1 के स्टार्ट में बैठा हूँ, इसका मतलब मैं 5 साल को फोरकास्ट करूंगा, मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा, अंदाजा लगाऊंगा, एस्टिमेट करूंगा। सो एस्टिमेट करते वक्त ना आपने रीजनेबल असेसमेंट्स लेनी है, रीजनेबल असर्शंस लेनी है। ऐसा ना हो कि आप एसेट की फोरकास्ट करते वक्त सारी अच्छी चीजों को तो अपने दिमाग में रखे assumptions में, बुरी चीजों को छोड़ दे। नहीं, आपने हर अनसर्टेनिटी को भी देखना है कि यार एसेट 3 साल बाद उसकी एफिशिएंसी गिरेगी, चौथे साल और गिरेगी, रिपेयर, सारी चीजें। Other factors that market participant would reflect in pricing of future cash flow of asset expected to derive from asset। इसका मतलब है जब आप डेफिनेटली कैश इनफ्लो की बात करेंगे तो हमें सेल की वैल्यू निकालनी है, तो सेल में तो प्राइस चेंजेस को भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल हद तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली आपके पेपर में टेस्ट नहीं होनी। एक चीज याद रखिएगा, जब भी मैं आज बैठ के एसेट की वैल्यू यूज निकालता हूँ ना तो देखिए मैं फेयर वैल्यू आज की निकाल रहा हूँ, मैं ऐसी फेयर वैल्यू नहीं निकालता ये जिस हालत में एसेट है इस हालत में कितने का बिकेगा, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये जिस हालत में आज एसेट है अगर इसी हालत में इसको फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा तो कितना पैसे आएंगे या हमारी लगेगी, ये वैल्यू न्यूज। अब आप कहें ये एसेट है, इसके ऊपर मैं एक और मंजिल बना लूंगा या इसके ऊपर मैं फर्दर रिकंस्ट्रक्शन रिस्ट्रक्चरिंग कर लूंगा तो ये बेहतर हो जाएगा, तो फ्यूचर में फेयर वैल्यू बेहतर हो जाएगी। नो, दिस assumption इज नॉट अलाउड। इवन वैल्यू एंड यूज कैलकुलेट करते वक्त भी आपने एसेट की करंट हालत में कैलकुलेट करनी है। कभी सवाल में ये आ जाए कि हम फ्यूचर में जाकर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं जिसकी वजह से एसेट की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उससे फ्यूचर में इनकम बढ़ जाएगी, तो इस तरह के फैक्टर्स को इग्नोर कीजिएगा बेटा, क्योंकि आज की दिन उसकी वैल्यू इन यूज ये नहीं है। आज के दिन है, आज की हालत में अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो फ्यूचर की कोई हालत होगी, आज की हालत में कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह की तमाम कॉस्ट को आपने इग्नोर करना है।
estimates of future cash flow must include कैश इनफ्लो फॉर कंटिन्यू यूज ऑफ एसेट। डेफिनेटली जी, एसेट को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके मुसलसल इस्तेमाल करने से कितना पैसा आने वाला है। अब उस सेल को जनरेट करने के लिए आपका कैश आउटफ्लो कितना होने वाला है। नेट डिस्पोजल एट द एंड ऑफ लाइफ, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो में क्या चीजें नहीं आनी चाहिए। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड वगैरह को इंक्लूड नहीं करना। उसकी वजह है बेटा ये जो डिस्काउंट फैक्टर हम लेते हैं ना, ये जो 10% मैंने लिया है, इसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट ऑलरेडी शामिल किया होता है। तो इंटरेस्ट पेड वगैरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को सामने नहीं रखना। इनकम टैक्स रिसीट्स और पेमेंट्स को भी इग्नोर कीजिएगा, ये दो चीजें इंक्लूड नहीं की जा सकती। वाई, ये जो हमने टैक्स का रेट लिया होता है ना, ये भी प्री टैक्स होता है, क्योंकि हमने जो रेट लिया वो भी प्री टैक्स है, तो कैश फ्लो भी प्री टैक्स लेनी है। यानी कि रेट में टैक्स का इंपैक्ट शामिल नहीं है डिस्काउंट रेट में, तो फिर कैश फ्लो में भी टैक्स का इंपैक्ट शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आपने शामिल कर लिया तो आपकी कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर कहते हैं ऑल्सो नोट दैट फ्यूचर कैश फ्लोज आर एस्टिमेटेड फॉर एसेट इन करंट कंडीशन, आज उसकी क्या हालत है। Therefore, any estimated for future cash flow should not be included in estimate of future cash flow that are a future reconstruction to which an entity is not yet committed। आपने करंट हालात में एसेट को रखना, ये ना कहना कि फ्यूचर में जब इसको हम बेहतर कर लेंगे तो कैश फ्लो बेहतर हो जाएगी, जब कर लोगे तब देखेंगे, आज इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। और ऐसी कोई चीज जिससे एसेट की परफॉर्मेंस इनहैंस होती है, जब तक वो कॉस्ट इनकर कर ना दो तब तक आप उसको कैलकुलेशन ऐसा नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है 2 साल बाद मैंने एक कॉस्ट इनकर करनी है जिससे एसेट की हालत बेहतर हो जाएगी, आज मैं इसे कंसीडर नहीं कर सकता। आज मैं उस सेक्टर को, उस कॉस्ट को, उससे आने वाले बेनिफिट सबको इग्नोर कर दूंगा। 2 साल गुजर गए, जब दोबारा वैल्यू यूज कैलकुलेट करो और अगर वो कॉस्ट इनकर कर चुकी है और उससे फ्यूचर मतलब बेनिफिट आना अब प्रोबेबल हो गया, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो आपके दिमाग में है कि हम इनकर करेंगे और उससे फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते। डिस्काउंट रेट मस्ट बी प्री टैक्स, मतलब टैक्स से पहले वाला, ठीक है जी। दैट रिफ्लेक्ट करंट market assessment of time value of money and risk specific to asset for which future asset has not been adjusted। देखें जो डिस्काउंट रेट हम लेते हैं ना 10%, अब मैं कहूँ कि जी ये है टैक्स का रेट 30%, मिसाल के तौर, अगर मेरा डिस्काउंट रेट है 10% और टैक्स रेट है 30, तो 10 का 30 ले 3, इसका मतलब है टैक्स के बाद डिस्काउंट रेट आएगा 7%। 10 का 30% ले लेना तो 3 आ जाएगा। इस डिस्काउंट रेट को हम कहते हैं प्री टैक्स, इसे कहते हैं पोस्ट टैक्स। अब मैं जो कैश फ्लो ले रहा हूं उसमें मैं इनकम टैक्स को माइनस नहीं कर रहा, तो इसलिए मुझे प्री टैक्स रेट लेना है। अगर हम ऐसी कैश फ्लोज बनाते जिसमें इनकम टैक्स पेड माइनस करते तो फिर हम डिस्काउंट रेट भी पोस्ट टैक्स लेते। ठीक है जी, क्लियर है ये बात। However, both the expected future cash flows and discount rate might not be adjusted to allow for uncertainty about future, such as businesses associated with asset or and expectations of possible variation in amount or timing of expected future benefits from using the asset। देखिए यार, हर चीज हम अपने हिसाब से एस्टिमेट करके डाल देते हैं, लेकिन 100% तमाम रिस्क और वेरिएशन को हम नहीं ला सकते। फॉर एग्जांपल, अगर 2018 में मैं किसी एसेट की वैल्यू यूज कैलकुलेट कर रहा होता, तो हाउ वुड आई हैव प्रेडिक्टेड कि 2019 20 21 में तो कोविड होगा। हर फैक्टर आप नहीं डाल सकते। तो कहते हैं हाउएवर बोथ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज एंड डिस्काउंट रेट माइट बी एडजस्टेड to allow for uncertainty about future, such as business risk associated with asset and expectations of possible variation in amount and timing expected future cash flow benefit from the use of asset। आपने जो डिस्काउंट रेट लेना है और फ्यूचर कैश फ्लो देनी है, एक दफा जब फोरकास्ट होगी तो भाई जब साल गुजर जाएगा और दोबारा वैल्यू यूज अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप अपनी असेसमेंट्स को बदले। अब कोविड आ गया तो इनफ्लोज आउटफ्लोज को बदले, टैक्स रेट्स को बदले, आप डिस्काउंट रेट्स को बदले। जो एक साल गुजर जाने के बाद जो सच में गुजर गया है, मार्केट में चेंजेस आई, इकोनॉमी में चेंजेस आई, उनको दोबारा इनकॉर्पोरेट करो। यानी आज जब मैं किसी एसेट के वैल्यू यूज कैलकुलेट करूंगा तो जो आज के हालात है उसके मुताबिक करूंगा, साल बाद जब करूंगा तो फिर जो नए हालात है उनको इनकॉर्पोरेट करके करूंगा।
अब हम जरा इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे चलते हैं। A company has a machine in its statement of financial position at carrying amount of 3 lakh। एक मशीन है, उसकी कैरिंग अमाउंट हमें दे दी गई है ₹300,000। Machine is used to manufacture company's best selling product range, but entry of new competitor to the market has severely affected sales। नया कंपेटिटर आया, सेल इफेक्ट होगी, सेल इफेक्ट होगी, प्राइस पर यूनिट नीचे जाएगी, प्राइस पर यूनिट जाएगी, कैश इनफ्लो कम होगा, इनफ्लो कम होगा, वैल्यू इन यूज कम होगी, इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। As a result, company believes that future sale of product over the next 3 years will only be 1,50,000। अब आपकी मर्जी है कि आप हॉरिजेंटली करना चाहते हैं कि वर्टिकली करना चाहते हैं। अगर आप हॉरिजेंटली करना चाहते हैं वर्टिकली, दैट्स योर चॉइस। हमें बचपन से ही कुछ यूं सिखाया गया तो हम यूं चल रहे होते हैं। बेटा मेरा ईयर्स मैंने लिख दिए, कैश फ्लो नेट उसने कैलकुलेट करके दे दी। 150 पहले साल की है, 100 दूसरे साल की है, एंड 50,000 तीसरे साल की है। एसेट विल बी सोल्ड फॉर 25,000, यानी तीसरे साल एसेट जाके 25,000 रुपए का बिक जाएगा। इसका मतलब है कि तीसरे साल के एंड की कैश फ्लो 75,000 हो जाएगी। वो पैसे भी तो आएंगे ना हमें। फिर कहते हैं एन ऑफर हैज बीन रिसीव फ्रॉम, उसे छोड़े पहले हम इसको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी। 1,50,000 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 1, क्योंकि उसे डिस्काउंट फैक्टर 10 दिया हुआ है। 1 लाख डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 2, 75,000 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 3। इन तीनों का टोटल करें, दैट इज वैल्यू इन यूज। जरा करें जी, कैलकुलेट करें। 136,134 प्लस 100,000 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 2, इसका आ जाएगा 82,645। ऑल दो इट्स कैलकुलेटेड, लेकिन आप करें दोबारा ताकि हमारा भी हाथ चले इस पे। ये आ जाएगा 56,348 49 सॉरी 0.6 एंड में। सो वैल्यू इन यूज जो आपने कैलकुलेट कर ली, दैट इज 275,358। सो तीसरी चीज इस सवाल में जो हमें दी है, दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। उसके बारे में क्या कहते हैं, एन ऑफर हैज बीन रिसीव फ्रॉम टू बाय मशीन इमीडिएटली फॉर 240,000। तो फेयर वैल्यू तो मिल गई कि जी हम आपकी मशीन 2,40,000 रुपए में खरीद लेंगे, बट कंपनी वुड हैव टू पे शिपिंग कॉस्ट ऑफ 5,000। सो कॉस्ट टू सेल भी मिल गई आपको, हमें 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो नेट हमें कितना मिलेगा, 2,35,000 रुपए। अब देखो भाई, हमारे पास कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज 300,000। अब हमने कैलकुलेट करनी होती है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब वैल्यू इन यूज हमने कैलकुलेट की 275 358 and fair value less cost to sell is this much. So what is my recoverable amount, that is 275 358। इसको इससे माइनस करें, डिफरेंशियल क्या कहलाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस। सो 3 लाख माइनस 275 358, मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है 24,642 का। अब इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होती है, बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह।
impairment loss debit 24,642, accumulated impairment loss credit 24,642। अब रियलिटी है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, उसमें बेटा जो आपका एसेट होता है ना, एसेट इज रिपोर्टेड एट कॉस्ट लेस एडी लेस एआई, असूल ये। अब यहाँ पे तो हमें पता है कि एसेट की कैरिंग अमाउंट थी 3 लाख, एडी तो नहीं पता, उसमें से एआई भी माइनस होगा और एसेट विल बी रिपोर्टेड एट 275 358, दिस इज कैरिंग अमाउंट। तो आपने सीखा कि जी कैरिंग अमाउंट का नया फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है, ये नीचे दिया हुआ, देख लें आप, क्वेश्चन हो पूछे। ये वाला हिस्सा इसका एसओपीएल में चला जाएगा एज एक्सपेंस, एज एक्सपेंस जाएगा जी, बिल्कुल। इम्पेयरमेंट लॉस इज एन एक्सपेंस और ये एसओपीएल में रिपोर्ट किया जाएगा, बिल्कुल रिपोर्ट किया जाएगा। इलस्ट्रेशन 3 देख लेते हैं, हमने 2BC में कवर कर लिया असल में। Illustration 3, on 1st January year 1 entity Q purchased for 2,40,000 machine with estimated life of 20 years। आपने 1st जनवरी ईयर 1 को एक मशीन ली जिसकी कॉस्ट है बेटा 2,40,000, आरवी 0 है, यूजफुल लाइफ है 20 ईयर्स। डेप्रिसिएशन आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज करेंगे। सो अब वो कह रहा है ऑन जनवरी 1 ईयर 4 यानी 3 साल बाद, तो बेटा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की होगी, हमने 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20, तो 1 साल की आ गई होगी, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो 3 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सो 240 डिवाइड बाय 20, आंसर है 12 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेटा आज तक हम 36,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 2,04,000, ये आ जाएगी 1st जनवरी ईयर 4। अब 1st जनवरी ईयर 4 पे हम एक इम्पेयरमेंट रिव्यू कैरी ऑन कर रहे हैं। An impairment review showed machine recoverable amount to be 1 lakh and its remaining life to be 10 years। ठीक है, यहां पे हमें पता लगा कि भाई रिकवरेबल अमाउंट हमारी सिर्फ 1 लाख रुपए रह गई। ठीक है, सो यहाँ पे कितना इम्पेयरमेंट लॉस आ गया जी, 1,04,000, ये गया एसओपीएल में एज एक्सपेंस। अब जब आप 1st जनवरी ईयर 4 की बात करेंगे, सो माय कॉस्ट इज 2,40,000, आज तक की चार्ज करता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 36,000, सो एसेट मेरा पड़ा था 2,04,000। अब जब एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट की बात करेंगे दैट इज 1,04,000, सो माय न्यू कैरिंग अमाउंट इज 1 लाख रुपी। अब रिमेनिंग लाइफ रहेगी 10 साल, तो जब 31 दिसंबर ईयर 4 पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो डेप्रिसिएशन होती है रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट दैट इज 1 लाख डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ दैट इज 10 years, तो माय डेप्रिसिएशन चार्ज वुड बी 10,000 और उसके बाद मेरे कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 90,000। अब बैलेंस शीट में यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट इट, आई स्टिल से माय कॉस्ट इज 2,40,000, आज तक जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की 10,000 ये और 36,000 वो पुरानी, दैट इज 46,000
एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट आज तक हमारी है 104,000। तो जब आप इस सब को माइनस करेंगे तो मैं कहूँगा जी मेरी कैरिंग अमाउंट आ रही है 90,000। क्या ये बात आपको समझ आती थी? देखें इसको, कैरिड हो इफ assets is carried on revaluation model, उसकी इम्पेयरमेंट कैसी है? देखिए भाई, अगर कोई ऐसा एसेट मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉस्ट है 100,000 रुपी एंड उससे रिलेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा है 20,000 रुपए। हमने जब रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट की, रिवैल्यूड अमाउंट नहीं, रिकवरेबल अमाउंट, वो आई फॉर एग्जाम्पल 65,000 रुपी। सो माई टोटल इम्पेयरमेंट लॉस जो आप कैलकुलेट करेंगे डिफरेंशियल, दैट वुड बी 35,000 रुपी। अब इसके बारे में स्टैंडर्ड ने क्या कहा है? कहते हैं जब भी लॉस हो जाए आपने फर्स्ट लॉस को एलोकेट करना रिवैल्यूएशन सरप्लस को, यानी फर्स्ट चार्ज इम्पेयरमेंट लॉस टू revaluation surplus, then charge remaining loss to SOPL। फॉर एग्जाम्पल होगा क्या, मेरा टोटल 35,000 का लॉस है, पहले मैं 20,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, स्टिल 15,000 का लॉस रह गया, वो लॉस किधर चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि एसओपीएल में 15,000 का, और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इख्तिलाफी नोट, यहाँ पे हमारा इख्तिलाफी नोट आता है। ये लोग यहाँ पे एसेट को क्रेडिट करते हैं, जबकि मेरे मुताबिक यहाँ पे एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट होना चाहिए 35,000 रुपए से। ये लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट कर रहे हैं, जबकि मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ पे आप एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को क्रेडिट करें जी। Fifth number illustration. On 1st January year 1, entity Q purchased for rupees 4 lakh 240 a machine with estimated useful life of 20 years with zero residual value। ये अभी जो हमने सवाल किया, depreciation straight line basis पे चार्ज करनी है। asset has been revalued on 1st January year 3 to rupees 250 but with no change in useful life till date। ओके जी, हम स्टार्ट ले लेते हैं कि 1st जनवरी ईयर 1 को एसेट की जो कॉस्ट थी दैट वाज 2,40,000। अब 2 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि ईयर 3 पे आके आपने एसेट को रिवैल्यू किया है। सो बेटा हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे 2 सालों की, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसकी जो कैरिंग अमाउंट है ऑन 1st जनवरी ईयर 3 दैट वुड बी 216,000। जब आप इसको रीवैल्यू करेंगे तो रीवैल्यूड अमाउंट जो आ जाएगी वो आ गई 2,50,000 रुपये, और इसी डेट को जो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस आया दैट इज ₹34,000। एक और साल गुजर गया तो आपको इसको एक दफा फिर डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि जी जब ये डेप्रिशिएट रिवैल्यू होगा तो ये वाली डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगी। जब हम दोबारा डेप्रिशिएट करेंगे तो 2,50,000 का एसेट है, लेकिन इस बार उसकी यूजफुल लाइफ को कह रही है देयर इज नो चेंज इन लाइफ एट दैट डेट। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय हमारे कितने साल रह जाएंगे पीछे? 18, क्योंकि 20 से 2 गुजर गए। सो मेरी ऑलमोस्ट डेप्रिसिएशन आ जाएगी 13,889, और यहाँ से कुछ पोर्शन रिटेन अर्निंग से भी ट्रांसफर करना है। 34,000 डिवाइड बाय 18 और वो आ जाएगा 1,889।
ये सब करने के बाद बेटा 1 जनवरी ईयर 4 पे हमारी कैरिंग अमाउंट आ चुकी होगी 2,50,000 माइनस 13,889, दैट इज 236,111, और रिवैल्यूएशन सरप्लस जो मेरा बचा हुआ होगा दैट इज 189,32111 सॉरी। अब वो क्या कह रहा है कि जी ऑन 1 जनवरी ईयर 4 रिपेयरमेंट रिव्यू शोड मशीन रिकवरेबल अमाउंट टू बी 1 लाख एंड रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। आपने जब यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट निकाली दैट वाज 1 लाख ओनली। अब बेटा टोटल जो लॉस हुआ है ना हमें वो हुआ 1,36,111 का। आप जानते हैं कि फर्स्ट हमने क्या करना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करके खत्म कर देना है। कितने से? 32,111 से। ये तो सीधा सीधा वहां गया। और बाकी का जो लॉस है यानी कि 1,04,000 रुपए का, ये हमारा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टोटल लॉस आपको कितना आ जाएगा? 1,36,111। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आई? सेकेंड इम्पैक्ट इस बात का क्या आएगा कि जब मैं 31 दिसंबर ईयर 4 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो बेटा मेरी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है 1 लाख रुपए और मेरी रिमेनिंग लाइफ है 10, सो माई डेप्रिसिएशन चार्ज वुड ओनली बी 10,000। क्या ये बात समझ आ रही है आपको?